Hello friends, welcome to my commerce topic classes. Today I will teach business finance to all of you. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बिजनेस फिनांस चैप्टर है या एक बिजनेस फिनांस एक हमारा बुक ही है, ये बीकॉम थर्ड ईयर में है जो हम लोग ने पहले पढ़ चुका है, लेकिन आप लोग के एक 11th में भी 12th में भी ये सारे क्लासेस में इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। तो फिनांस जो है एक ऐसा टर्म है जो कि इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। आप ये कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो इकोनॉमिक्स से ही हुई है। फिनांस इज़ द हार्ट ऑफ अ बिजनेस। हम इसको हार्ट ऑफ अ बिजनेस इसलिए कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के लिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड ही उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे ही एक फिनांस जो है बिजनेस का इम्पॉर्टेंट एंड सर्वाइवल पार्ट होता है। विदाउट फिनांस अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, मतलब कि बिजनेस जो है वो फिनांस के बिना आगे सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इन सिंपल टर्म मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फिनांस। सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि मनी की रिक्वायरमेंट, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बिजनेस फिनांस कहते हैं। जैसे आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आपको कोई कार खरीदनी है, अगर आपको कोई भी प्लानिंग करनी है जो उसकी फिनांस से रिलेटेड है, विदाउट फिनांस आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको एक प्रॉपर फिनांस करना होगा कि आपको उतना पैसा लेना कहाँ है, कहाँ लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनल फिनांस में आती हैं। लेकिन जब हम बिज़नेस के पार्ट में बात करते हैं, हम जब बिज़नेस के रूप में बात करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी पैसा हमारे बिज़नेस के लिए रिक्वायरमेंट होता है, हमारे बिज़नेस को जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए, उसको हम फिनांस कहते हैं। इतना हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में था। अब हम आगे अपने मीनिंग पार्ट में आते हैं। तो बिजनेस फिनांस का जो मीनिंग है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला नैरो मीनिंग और दूसरा ब्रॉड मीनिंग। नैरो मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1950 से पहले जो फाइनेंस मैनेजर, कोई भी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर जो रहता था, उसका बस एक छोटा सा काम था कि अरेंजमेंट ऑफ फंड, मतलब फंड का अरेंजमेंट करना, फंड की रिक्वायरमेंट देखना, मतलब कि एक कंपनी को, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फंड का रिक्वायरमेंट देखना मीन्स कि एक बिजनेस फिनांस, यही मतलब बिजनेस फिनांस का मीनिंग यही होता था। जो फाइनेंशियल मैनेजर था उस कंपनी का, वो बस इतना देखता था कि हमारी कंपनी को कितने फिनांस की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारे नैरो मीनिंग में आता है। लेकिन 1950s के बाद बहुत सारी थ्योरीज आए और ऑथर्स ने कहा कि बिजनेस फिनांस का मतलब ये नहीं होता है कि कितना पैसे की ज़रूरत है। बिजनेस फिनांस चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ फंड, तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, चौथा रिटर्न या प्रॉफिट। तो देखिए, नैरो मीनिंग का मतलब ये है, नैरो मीनिंग स्टेट्स दैट अरेंजमेंट ऑफ फंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नैरो मीनिंग में ऑथर्स कहते थे कि नैरो मीनिंग का मतलब यही होता है कि फंड की अरेंजमेंट तभी होना जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। मतलब एक फाइनेंस मैनेजर का एक छोटा सा काम होता था कि वो बिजनेस के रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स को देखता था, ना ही उसके यूटिलाइजेशन को। मतलब आप किसी भी कंपनी में पैसा ला के रख दिए, आपको इस चीज़ों से मतलब नहीं है कि उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। उस फाइनेंस मैनेजर को इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, 1950s के बाद मैं आपको ब्रॉड मीनिंग बताना चाहती हूँ। 1950s के बाद दो तीन थ्योरीज आई। उसके बाद ये पता चला कि एक फिनांस मैनेजर को, जिस भी कंपनी का जो फिनांस मैनेजर होता है, उसके एक्चुअली चार काम होते हैं। सबसे पहले वो ये देखता है कि उस कंपनी में कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना फंड्स उस कंपनी में लगाना चाहिए। दूसरा, वो जब ये जान जाता है कि मान लीजिए हमारी कंपनी में 50 लाख की ज़रूरत है, मान लीजिए हमारी कंपनी में 50 लाख रुपीज़ चाहिए, तो 50 लाख रुपीज़ का अरेंजमेंट वो किस सोर्सेज से कर सकता है। वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कर सकता है, वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कर सकता है। उसके पास जो भी ऑप्शंस होंगे, वो इक्विटी शेयर से करना चाहता है, वो डिबेंचर से करना चाहता है, प्रेफरेंस शेयर, देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर रेजिंग ऑफ फंड। तो वो उसकी अरेंजमेंट ऑफ फंड करता है बहुत सारे सोर्सेज से। फिर वो अरेंजमेंट ऑफ फंड, मतलब किसी भी, मान लीजिए वो ओनरशिप कैपिटल, मान लीजिए इक्विटी शेयर से, डिबेंचर से वो कैपिटल अपने कंपनी में लाता है। कैपिटल कंपनी में लाने के बाद वो छोड़ नहीं देता
जाता है, जब कंपनी में कैपिटल आ जाती है उसके बाद वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखता है ये है कि जो भी पैसा वो 50 लाख रुपए लगाया है कंपनी में उसका सही तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी पैसे दिए गए हैं वो सही तरह से यूटिलाइज हो भी रहा है कि नहीं। उसके बाद जब यूटिलाइजेशन हो जाता है तो लास्ट प्रोसेस उसके रिटर्न्स भी देखता है। मान लीजिए वो इक्विटी शेयर और डिबेंचर, मान लीजिए वो बैंक से लोन ले रहा है, लॉन्ग टर्म लोन ले रहा है और 6% रेट पे ले रहा है, 6% उसको इंटरेस्ट देना है, तो उस जो 6% इंटरेस्ट है उसका वो रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, उतना उसको प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए, नहीं तो उसको फिर रेजिंग ऑफ फंड करने से मतलब ही क्या रहेगा। रेजिंग ऑफ फंड कर रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा, तभी इसका यूटिलाइजेशन सही तरह से समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो चीज़ समझें, मतलब मीनिंग ऑफ बिजनेस फिनांस दो तरीके से होती है। पहला नैरो मीनिंग, ब्रॉड मीनिंग। नैरो मीनिंग में एक फाइनेंस मैनेजर पैसा ला के कंपनी में रख देता है, उसके बाद उसे किसी भी प्रोसेस से मतलब नहीं रहता है। लेकिन ब्रॉड मीनिंग में पैसा लाने से लेकर उसके रिटर्न्स तक के प्रोसेस को एक फाइनेंस मैनेजर देखता है। उसको हर चीज़ का उसको सब चीज़ देखना पड़ता है कि वो पैसा जो लाया है, जो अरेंजमेंट किया है, उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, किस तरह से उसको प्रॉफिट हो रहा है, सारे चीज़ों को स्टडी को ब्रॉड मीनिंग कहते हैं। देखिए अगर आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस फिनांस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस फिनांस, तो आप जैसे ही मैंने प्रेजेंट किया है आप उस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे ये देखिए मैंने ये डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहा है कि इसके प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट्स, फिर मैंने लिखा है अरेंजमेंट, फिर मैंने लिखा है यूटिलाइजेशन, फिर मैंने लिखा है रिटर्न। मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सबसे पहले वो फिनांस मैनेजर कंपनी का रिक्वायरमेंट देखता है कि हमारी कंपनी को 10 लाख 20 लाख कितने रुपए की ज़रूरत है, फिर और अरेंजमेंट करता है कि वो कहाँ से वो पैसे ले सकता है, फिर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है और लास्ट में अपने रिटर्न्स को भी वो निकालता है कि कितने उसको रिटर्न्स मिल रहे हैं, कहीं उसको घाटा तो नहीं हो रहा है, जो पैसे उसने उधार पे लिए हैं उसको कहीं रिटर्न कम तो नहीं मिल रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे इंट्रोडक्शन और मीनिंग का पार्ट था, जिसमें कि मैं आपको इंट्रोडक्शन, नैरो कॉन्सेप्ट, ब्रॉड कॉन्सेप्ट और कुछ प्रोसेस मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है। अगर आप ऐसा बना देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं टाइप्स ऑफ फिनांस पे आना चाहूँगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट या आप कह सकते हैं कि बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेट JRF भी देते हैं तो उसमें भी ये टाइप्स ऑफ फिनांस पूछा जाता है। तो सबसे पहले है पर्सनल फिनांस, देन कॉरपोरेट फिनांस, देन पब्लिक फिनांस। फ्रेंड्स जैसा कि आप देखते हैं कि पर्सनल फिनांस होता क्या है, तो पर्सनल फिनांस का मतलब ये है, देखिए पर्सनल फिनांस में आपको एक चीज़ दिखता है, एक पर्सन की फिनांस पोजीशन, मतलब एक पर्सन का फिनांस पोजीशन क्या है, इसके स्टडी को पर्सनल फिनांस कहते हैं, पर्सोनल फिनांस सॉरी। यू कैन सी दैट पर्सन वर्ड इज प्रेजेंट हेयर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए ये पूरा वर्ड यहाँ से पर्सन निकल रहा है। दिस इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ पर्सन। ये कह रहा है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को हम पर्सनल फिनांस कहते हैं। अब आप फ्रेंड्स मान लीजिए मैं अपने पर्सनल फिनांस की बात करूं, अगर मुझे अपना पर्सनल फिनांस निकालना है तो हम वो 4 कैटेगरी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल पोजीशन। हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे। हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले हम अपने टोटल एसेट्स निकालेंगे। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे और जो हमारा वो बचता है वो हमारा पर्सनल फिनांस होता है। अब टोटल एसेट्स ऑफ अ पर्सन होता क्या है? मान लीजिए आप हैं, हमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का एक टोटल एसेट्स क्या हो सकता है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गोल्ड उसके पास है, अगर उसके पास फिजिकल कैश है, बैंक बैलेंस है, एग्जिस्टिंग इनकम है, उसके पास जो भी इनकम के रूप में उसके पास जो भी पैसे मौजूद हैं उसको हम टोटल एसेट्स कहते हैं। अब टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए हमने कार खरीदा है लोन पे, होम लोन लिया है, कार खरीदा है लोन पे, मान लीजिए हम कोई घर बनवा रहे हैं और लोन लेके बनवा रहे हैं और हमने कुछ तरीके से पर्सनल लोन्स ले रखे हैं। एग्जिस्टिंग हमारे जो भी एक्सपेंसेस है ये हमारे एक व्यक्ति की, एक पर्सनल इंडिविजुअल की एक टोटल लाइबिलिटी में आप क्या कह सकते हैं? यही सब आ सकता है कि उसकी होम लोन क्या है, उसको कितना पैसा चुकाना है। आप सिंपल मीनिंग में यही समझिए कि टोटल लाइबिलिटीज़
का मतलब ये होता है कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन को कितने पैसे चुकाने हैं, और टोटल एसेट्स उसके पास कितने पैसे मौजूद हैं, कितना, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, फिजिकल कैश, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और जब हम टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तब वो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन आता है। मतलब एक व्यक्ति अपने फाइनेंशियल पोजीशन को इस तरह से निकाल सकता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट गोल। मान लीजिए हम अभी कोई भी व्यक्ति आगे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए कहीं वो इन्वेस्ट किसी कंपनी में करना चाहता है, कोई घर बनवाना चाहता है, कुछ भी, तो उसको भी देखेंगे। फिर ये देखेंगे उस व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी क्या है, उसके इनकम, वो जो भी इनकम कमा रहा है उस पर उसको कितना टैक्स पे करना है। फिर हम देखेंगे कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने फ्यूचर अनसर्टेन उसका होता है, उसके लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है एक पर्सनल फिनांस का हिस्सा होता है। ये 4 तरीके से, ये फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेस्टमेंट गोल, टैक्स लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस, 4 माध्यम से हम एक व्यक्ति की पर्सनल फिनांस को मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको ये बताएं कि पर्सनल फिनांस क्या होता है, जो कि एक हिस्सा है, टाइप्स ऑफ फिनांस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नेट JRF, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉमर्स रिलेटेड देते हैं तो ये बहुत ही पूछा जाता है। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगी कॉर्पोरेट फिनांस। जैसा कि पर्सनल फिनांस में मैंने ये पढ़ा कि एक पर्सनल, मतलब एक व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की फिनांस प्रोग्रामिंग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पर्सनल व्यक्ति की क्या है। इसमें हम एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं। एक कंपनी के फिनांशियल मैनेजमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कॉर्पोरेट फिनांस कहते हैं। अब देखिए इस पे लिखा है, इट इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड 4। इसमें भी 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी पहले ये देखेगी कि उसके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, वो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेगी। फिर वो जब ये देखेगी कि उसको किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट देखेगी, तो वो फिर उस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के लिए उसको जितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, फिर उसका वो रेजिंग ऑफ फंड करेगा। 2 सोर्सेस हैं और बहुत सारे होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मेनली 2 ही सोर्स होते हैं, लेकिन तरीका बहुत होता है, जैसे इक्विटी शेयर से, डिबेंचर से, प्रेफरेंस से, देयर आर मेनी सोर्सेस। तो यहाँ पे 2 हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सोर्सेस से वो अपने कंपनी की जो मैनेजर हैं वो 2 सोर्सेस से पैसा ले सकते हैं, मतलब पैसा रेज कर सकते हैं। फिर तीसरा है इन्वेस्टिंग। फिर पैसा वो जहाँ से भी लेते हैं फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद चौथा प्रोसेस आता है मॉनेटरी या कंट्रोलिंग। जैसा कि हम लोग ने बिजनेस में, मैनेजमेंट में प्रोसेस में पढ़ा है, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम चेक करते हैं कि क्या मैंने जो पैसा लगाया है उससे प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं। टोटल मॉनिटरिंग करना, जो पैसा हम लगाए उसकी सही तरीके से उसका यूज हो रहा है कि नहीं, तो ये हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस में आता है। थर्ड, मैं आपको बताना चाहूँगी, मतलब अब ये देखिए मैंने आपको बताया पर्सनल फिनांस एक पर्सनल व्यक्ति की फिनांसिंग प्रोग्रामिंग की बात होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट फिनांस में एक कंपनी के फिनांशियल पोजीशन की बात होती है। और पब्लिक फिनांस में गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके फिनांशियल पोजीशन, मतलब पब्लिक फिनांस इज द फिनांस ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की फिनांस होती है। अब देखिए हाउ, अब देखिए जैसे गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड्स को कैसे मैनेज करती है पूरी इकॉनमी चलाने के लिए। मतलब कि मान लीजिए हम कोई पेनल्टी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो हम आम आदमी गवर्नमेंट को टैक्स ही देते हैं, तो उस टैक्स से उसके जो भी इनकम होते हैं उसी टैक्स से वो गवर्नमेंट किस तरह से पूरी इकॉनमी को हैंडल करता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे पब्लिक फिनांस में। इसमें 3 टर्म है, पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंस, पब्लिक डेब्ट। पब्लिक इनकम मतलब कि गवर्नमेंट की इनकम किस किस तरह से हो सकती है। जब हम टैक्स भरते हैं, पेनाल्टी लगता है, मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल बना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हैं, तो इससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट रोड्स बनवा रही है, डैम्स बनवा रही है, बहुत तरीके स्कूल्स बनवा रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है, तो ये गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर अपना करता है। पब्लिक डेब्ट, गवर्नमेंट डेब्ट तब अराइज होता है जब गवर्नमेंट का खर्चा जो है गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा हो जाता है, तब हम उसको पब्लिक डेब्ट कहते हैं। तो मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंस जो है, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रहा है, जितना उसको मिल रहा है उससे वो ज़्यादा खर्चा, मतलब हम जितना उसको टैक्स के पेनल्टी के रूप में दे रहे हैं वो उससे ज़्यादा खर्चा बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में कर दे रहा है, तो इसको पब्लिक डेब्ट कहते हैं। इन तीनों की स्टडी हम पब्लिक फिनांस में कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा
और आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में अपने जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है आप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको आगे उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।